धन्वन्तरिसमारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम्। बहुत कठिन काम होता है। आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई भारत भर में इतनी सरकार की योजना और इतने ये संस्था ने ये कार्य किया है तो वो कर रही है। बहुत सारे लोगों का सहयोग भी है। तो आयुर्वेद में हर एक क्षेत्र हर एक आयुर्वेद का जो अंग है महत्वपूर्ण, उसका उपयोग करके हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे और बीमारियों से लड़ने में उसमें कैसे सहायता मिलेगी। और हम एक चिकित्सक यदि है, गव्य चिकित्सक है, तो हम उसका शास्त्र के अनुसार कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। अब जो बातें हो गई गव्यों की, उसमें मैं बता देता हूँ कि एक दूध की बात हमने देखी, एक दही की बात देखी, मक्खन की बात देखी, दूध के ऊपर आई संतानिका की बात भी देखी। तो हमने अभी तक दूध, दही, मक्खन, संतानिका और छाछ, ये 5 गव्यों की बात हमने कल तक देख ली है। कल थोड़ा उसके ऊपर विचार चिंतन किया है। आज सबसे महत्वपूर्ण जो 5 बाकी रहे हैं गव्य, ऐसे बहुत सारे गव्यों के बारे में हम बात कर सकते हैं। आहत्य 12-13 होगा क्योंकि हमने पीयूष पे ले लिया था, जो इसमें हम गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 गव्यों की बात कर दी। आज और 5-7 गव्यों की बात करेंगे, तो गव्य उपगव्य मिलाकर बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः से जिसकी गणना होती है, गुणों को देखकर ज्यादा से ज्यादा औषधियों में प्रयोग किए जाते हैं, वो दशगव्य है। तो आज सब फिर से हम शुरुआत करते हैं गव्य से ही। तो आज सबसे पहले जो क्रम में आता है वो है गाय का घी, गोघृत। क्योंकि मक्खन के बाद का जो क्रम है वो गाय का घी का है उपगव्य में। तो घी के बहुत सारे गुण आयुर्वेद में वर्णित है। घी का कंसेप्ट है वो मात्र एक भारत का ही है, और लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए कि इस तरह के प्रोसेस करके कोई निकाला गया घी बहुत ही उत्तम कक्षा का होता है। और वो घी बनाने की पद्धति सबसे पहले और सबसे अंतिम तक भारत ने ही दी है। इसलिए घी मात्र संस्कृत में या व्यावहारिक भाषा में ही शब्द है, उसका इंग्लिश नहीं। जैसे आप दही का इंग्लिश देखेंगे तो कर्ड है, दूध का मिल्क है, लेकिन घी का वहां कंसेप्ट ही नहीं है। इसके लिए घी के लिए वहां शब्द ही नहीं है। बटर मिल्क जैसे शब्द है वो मक्खन आदि के लिए उपयोग में आते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट मक्खन का नहीं है। जो हम यहाँ कहते हैं वो मक्खन का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मक्खन की, लेकिन वो सीमित मात्रा में उपयोग चिकित्सा के हिसाब से कर सकते हैं कभी कभी। जैसे क्षय हुआ, टीबी हुआ, तो उसमें बकरी का दूध, बकरी का घी, मतलब बकरी के दूध से बना उत्पन्न हुआ जो बकरी का घी है वो उपयोग कर सकते हैं, वो उत्तम होगा वो घी। घी के दोनों प्रयोग होते हैं, आभ्यंतर प्रयोग और बाह्य प्रयोग। घी को खाने में भी उपयुक्त है और बाहर लगाने में भी उपयोग है उसका घी का। तो आज घी के बारे में हम देखें, आयुर्वेदिक कृतम वेदों में बताया है घी आयुष्य को बढ़ाने वाला है, रसायन है। तो घी को ऐसा है कि घी भी एक उत्तम रसायन है और उत्तम तत्व है, उत्तम द्रव्य है, कि उसकी भी कंपेयर किसी से नहीं की जा सकती है। इसलिए भोजन में अशेष क्या छोड़ना है, तो घृतम को अशेष मतलब बिल्कुल थाली में नहीं रखना है, एक बूंद भी बिगाड़ना नहीं है, ऐसा बताया। कोई कोई द्रव्य थाली में रख देने हैं भोजन के थोड़े थोड़े, और कोई ले दे, इसका बहुत एक अलग विज्ञान है। लेकिन अभी ऐसा बताया कि घृतम अशेषम, मतलब कि घृत को पूरा ही लेना है, उसका एक बूंद भी बिकनी नहीं चाहिए। घृत स्निग्ध है, स्निग्धम रुचिकरम बल्यम। तो स्निग्ध है घृत, इसलिए जो स्निग्धता चाहिए शरीर में, वायु के कारण रुक्षता आ जाती है, और वो रुक्षता के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें एक ऑयलिंग का काम घी कर देता है। तो घी रोज खाने जैसा है।
जो कोई बोलने का काम करता है, उसको पिप्पली के साथ घी का तुरंत ही बोलने के बाद तुरंत ही उसको पिप्पली के साथ, पिप्पली के चूर्ण के साथ घी का उपयोग करना है, घी को लेना है 1 चम्मच। तो वो गले में जो बोल रहा है, तो वो स्वर यंत्र को हानि नहीं होगी, उसका वात प्रकोपित नहीं होगा। तो खास करके जो बोलने वाले लोग हैं, वक्ता है या किसी प्रकार का बहुत बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया वाक्क्षयो वीर्यक्षयात् बलीयान्। वाक् का क्षय है ना, वो वीर्य क्षय से भी बहुत ही बलवान है। अर्थात हमारे यहाँ मितभाषिता का बहुत ही वर्णन है, मौन का आयुर्वेद में भी वर्णन गया है। तो वो क्योंकि हम बोलते हैं तो वात प्रकोपित होता है और वो प्रकोप शमन के लिए घी का उपयोग बहुत आवश्यक है। घी के बहुत सारे उपयोग बताए हैं, उसमें घी कब किस तरह का हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो एक तो नवघृत होता है। जैसे साधारण रूप में हम उपयोग करते हैं, घी बना लेते हैं और उपयोग करने लगते हैं, एक प्रकार का घृत है। 10 साल से भी पुराना, उसको प्रपुराण घृत कहते हैं। 111 साल रहा हुआ घृत, उसको कुंभी घृत कहते हैं। तो कुंभी घृत का भी बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है, कुंभी घृत का। तो खास करके सुश्रुत में। तो वो बहुत सारे रोगों में उपयोगी होता है कुंभी घृत। 111 गुरुवर्य के पास 200 साल पुराना घृत था। उनके गुरुजी ने उनको 200 साल पुराना मैंने देखा है। उसमें विलक्षण बदबू आती है और आपको लगेगा ही नहीं कि वो घृत है। तो इस तरह का वो घृत एकदम या तो सफेद हो जाता है या जम जाता है। इस तरह के 2-3 प्रकार के घृत रखे थे जो कुष्ठ में, खास करके स्किन रोग की जब वो चिकित्सा करते थे तब उसका बहुत ही उपयोग बताया गया है उसमें। प्रभाव चिकित्सा में भी वो काम करता था, लेपन में भी वो काम करता था। तो बहुत सारे रोगों में प्रपुराण घृत, तो आप हर एक वर्ष जिसके पास भी गाय है या ऐसा घी का कार्य करते हैं तो हर एक साल का वो घी रख दे। एक साल चिपका दे कि भई ये 1990 का है, ये 91 का है, ये 95 का है। केवल ज़्यादा नहीं तो भी 250 500 या 1 किलो। आप मानिए बैंक में पैसे रख दिए, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी बीमारियाँ होगी, वो ऐसे घी से ठीक, तब घी लोग माँगेंगे। तो घी बहुत ही उपयोगी द्रव्य है और इस तरह का घी, उत्तम घी इसको कहा जाएगा, तब बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप 2-2 5-5 किलो घी यदि आपके पास है तो वो पैक करके रख दीजिए, बस उतना ही है, उसके ऊपर हवा ना लगे। तो पैक हो जाएगा, तो वो प्रायः मॉइस्चर से बचाना है, तो वो घी अच्छा रहेगा। औषधीय उपयोग उसके बहुत है। कभी हम प्राचीन ग्रंथ देखेंगे, उसकी पांडुलिपियाँ देखेंगे, उसके प्राचीन ग्रंथों के हम स्वाध्याय फिर से ऐसा करेंगे, तो तब देखेंगे कि उसका क्या-क्या चमत्कारिक रूप से प्रयोग हो सकते हैं उसके, और भविष्य में तो बहुत सारे डिसीज़ में, खास करके स्किन डिसीज़ में, आज ये एक बहुत ही बढ़ रहे हैं स्किन के डिसीज़, और भविष्य में आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि विरुद्ध आहार, विपरीत व्यवहार, विपरीत विहार, उसके लेकर रस-कस बिना का आहार, इससे बहुत सारी स्निग्धता नष्ट हो जाती है शरीर की और बहुत सारे रोग होते हैं, तो उसमें बहुत काम आने वाला है वो घृत। तो ये घी का बहुत उपयोग है, गुरुवर्य ने रखा था तो पूरी चिकित्सा में उसका उपयोग हो गया है। अभी हमारे पास नहीं है यद्यपि, क्योंकि पूरी चिकित्सा में उपयोग हो गया है। इसका संग्राहक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई हमारे पास है और किसी को ज़रूरत है और चिकित्सा में उपयोग है, तो उत्तम है कि अभी उपयोग कर दें उसका, उत्तम। तो ये बहुत ही आवश्यक है, तो सब जगह पर लोग रखेंगे, तो कभी के कोई ऐसे असाध्य रोगों में या कष्टसाध्य रोगों में खास करके उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो ये एक घी की बात कही। आजन्म साथ में उसको बताया गया है, जब बालकों को जब अन्न नहीं लेना है, तब भी वो घी ले सकते हैं। इसके लिए जब जात कर्म संस्कार कराया जाता है, तो जो सुवर्ण को घिस कर देने की जो विधि है जात कर्म संस्कार में, उसमें मधु और घी असमान मात्रा में, क्योंकि समान मात्रा में वो ज़हर हो जाता है। अब बहुत लोगों को भ्रांति है कि समान मात्रा कैसे गिननी है? साधारणता से हम 4-4 बूँद, 5-5 बूँद और उसकी 3 बूँद ऐसे गिनते हैं, लेकिन आप देखेंगे गुरुत्व को, न्यायी दर्शन का ये गुण है गुरुत्व। वो बात बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मधु है, वो वज़न में भारी है घी से।
तो आप इतना मतलब 1 किलो घी जिस बोतल में आएगा, उसमें ज़्यादा मतलब उसमें मधु मानो कि 800 ग्राम ही आ सकता है। उसमें गुरुत्व ज़्यादा है मधु में। तो असमान मात्रा किसको कहेंगे, वो एक अलग ही विचार है फिर, कि उसको गुरुत्व को देखकर कैसे कहें। आजकल तो क्या कहते हैं कि 50 ग्राम घी है, तो 50 ग्राम 25 ग्राम हनी लेना है। लेकिन एक गुरुत्व का विचार न्याय दर्शन के रूप में किया जाता है, इसलिए हम बताते हैं कि वो गुरुजी तो खास करके बताते थे कि जो न्याय दर्शन पढ़ाए बिना जो वैद्य बनता है, वो अन्याय वैद्य है। मतलब वो एक अन्याय से वो वैद्य बन गया है, चाहे वो एमडी हो, एमएस हो, पीएचडी हो, कोई भी हो। लेकिन न्याय दर्शन का महत्व, द्रव्य गुण का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें हर एक द्रव्य को देखने की एक दृष्टि आती है और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बताया है कि सुश्रुतो नश्रुतो येन वाग्भटो नैव वाग्भटः नाधीतश्चरको येन स वेद्यो यमकिंकरः। जिसने सुश्रुत सुना नहीं, जिसने सुश्रुतो नश्रुतो येन वाग्भटो नैव वाग्भटः, जिसको वाग्भट का सूत्रस्थान कंठस्थ नहीं, वाग्भटो नैव वाग्भटः, कि वाग्भट जिसको वाग्भट नहीं अर्थात कंठस्थ नहीं, और नाधीतश्चरको येन मतलब चरक की चिकित्सा का जो उपक्रम है, वो जिसने जाना नहीं, वो वैद्य यम का दूत है, ऐसा बताया है। स वैद्यो यम किंकरः, मतलब वो वैद्य नहीं है, यम का दूत है। बस एक यम को ही उसने भेजा है लेने के लिए, वो ऐसी चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो आज अब कितने वैद्य ऐसे होंगे वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति में ऐसे वैद्य हम कहते हैं कि इसमें नहीं, जो उंगलियों के होते उसमें नहीं, लेकिन उंगलियों पे गिने जाए इतने भी नहीं होंगे शायद। एक उंगलियों जो इतनी है ना, पूरा आ गया। आयुष मंत्रालय से लेकर पूरे जो आयुर्वेद की संस्थाएँ हैं, कितने वैद्य होंगे ऐसे जो इस तरह का सोचते होंगे। गुणशीले सब जाने ही देते हैं, अभी तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब गुण की बात कहेंगे तो और छँट जाएँगे फिर। तो वो आयुर्वेद को आज जीवंत रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, और आज ऐसे वैद्यों की बहुत कमी है। हो सकता है वैद्य नाम की जाति ही लुप्त हो जाए, ये पृथ्वी में से जैसे डायनासोर हो गया है, लेकिन ये नहीं होने देना है। इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी परंपराएँ लेकर उसको शुद्ध रूप में टिकाना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो वो सभी वैद्य मित्र सब मिलकर ये कार्य करें, जो जिस अवस्था में जिस स्तर पर पढ़ता है, वो पढ़ता जाए, ज्ञान अर्जन करता जाए। हाँ, निर्मत्सरो भूत्वा बताया चरक इन्हें के स कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम् आचार्य है। समग्र लोक है, वो बुद्धिमान व्यक्ति का आचार्य बन जाता है। वो सीखने का कभी किसी से परहेज़ न करे, कभी किसी से ऐसा ना कहे कि मैं क्यों सीख सकता हूँ। बड़े से बड़ा व्यक्ति छोटे से छोटे व्यक्ति के पास सीख सकता है। तो ये सीखने का बहुत महत्व है, आज भी हमारी परंपरा जीवंत है। तो ये तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से सीखना होगा। मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा रोज़, स्वाध्याय करना होगा। इसलिए ऋषि-मुनि लोग भी बहुत स्वाध्याय करते थे और उसके बाद वो कुछ निकालते थे, तथ्य और वास्तविकता, और वो फिर समाज को बताते थे। आज के जैसा ऐसा नहीं था कि 2 मिनट का वीडियो ही बना दिया, एनिमेशन ही बना दिया और फिर चलो 5 दिन में रोग ठीक करो, 2 दिन में टीबी को ठीक, 5 दिन में कास ठीक, वो ठीक, 4 दिन का वो चमत्कारिक चिकित्सा ऐसा नहीं था। क्योंकि वो जनता इतनी प्रगल्भ थी, बुद्धिमान थी, वो समझती थी कि भई इसका क्या चिकित्सा का महत्व है, वो कोई भी नहीं बता सकता है। उसका ऐसा नहीं होता है, हवा में बातें नहीं होती है, उसको ग्रंथ को आगे रखकर उसकी बात करनी पड़ती है, उसमें कुछ प्रमाणभूत बात करनी होती है, ये गंभीर विषय है, तो ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई आलतू-फालतू विषय नहीं है, ये पेपर में आए और कोई पंक्ति लिख दे या पेपर में कोई कॉलम ही लिख दे, उससे ये नहीं होता है। इसलिए इसके हर एक के गुण देखने हैं, तो एक घृत के गुण हमने देखे। कुंभी घृत का 111 साल पुराना जो घृत है, उसका भी बहुत महत्व है। किसी को अपस्मार हो, मतलब किसी को मिर्गी आती हो, तो ये घी का उपयोग किया जा सकता है, थोड़ा-थोड़ा उसको देना पड़ेगा। पार्किंसन में उसके लेपन के लिए उपयोगी होगा, और ख़ास करके पार्किंसन में 2 घी उपयोग होते हैं, एक तो ये कुंभीकृत और दूसरा जो आविकम घृतम मैंने बताया था पहले ही दिन की भेड़ का घी।
तो वो मालिश के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कंपजित उसको बताया है सुश्रुत में। किसी का प्रश्न था कि बकरी का दूध उसमें काम करेगा, कर सकता है, लेकिन आविकम मतलब कि एक जो भेड़ है, उसका घी उसमें लेपन के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा एक प्रयोग है जो अस्थि चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद की एक शाखा पहले अस्थि की भी थी और अस्थि फ्रैक्चर आज प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो होता है, वो कहीं सालों पहले उसकी एक विधि निकाली गई थी। उसके एक वाउंस का टुकड़ा रखकर, उसके बाद जो एक तरह का आज प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी का एक मॉडर्न रूप है। अब उसको हाथ हिले नहीं उस तरह से बाँधा जाता था और हड्डी आपको आश्चर्य लगेगा कि वो हड्डी जुड़ जाती थी। तो उसके लिए अलग-अलग लेप आते थे, खास करके अस्थि संधानक लेप। बहुत लेप ऐसे थे, जो लेप भेड़ के घी के साथ मिलाकर करने होते थे। गुरुवर्य ने ऐसे लेप बताए हैं, हड्डी जोड़ने के तेल भी बताए हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास हर वक़्त जो समस्या रहती है, वो यही रहती है समय की। तो वो समय रहते हम वो अस्थि चिकित्सा लेंगे कि अस्थि को जब अर्जेंसी में क्या कर सकते हैं टूटे तब तो वो उस समय बताएँगे। दर्शनों में भी इसका बहुत वर्णन, वेदों में भी वर्णन है। तो अस्थि संधानक लेप एक बहुत प्रसिद्ध है। तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे, खास करके उसमें पेड़ के घी का उपयोग किया गया है। गाय का घी चक्षु में लगाकर बहुत उपयोगी है। गाय के घी से बना हुआ पंचगव्य घृत, वो 2 प्रकार का है। एक तो पंचगव्य घृत बनता है और उसमें और औषधि डालकर महापंचगव्य घृत बनता है, जो अपस्मार अधिकार में है। अर्थात जो मानसिक बीमारियाँ हैं, ज खास करके हमने बहुत सारे उपयोग उसमें किए हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके ऊपर किया था। मिर्गी के ऊपर बहुत सारे हुए हैं, टेंशन से लेकर सभी जो मानसिक बीमारियाँ हैं, उसमें हम आज उसका सफल प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर के ऊपर भी उसका सफल प्रयोग हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला ये पंचगव्य घृत है। तो पाँचों गव्यों का उसमें उपयोग करके एक पंचगव्य घृत, साथ में एक अष्टगव्य घृत भी है। तो जो वागलधारा है, सप्तगव्य घृत या अष्टगव्य घृत शायद तो वागलधारा में बनता है। तो सूरत के पास जो पंचगव्य से ही कैंसर के ऊपर कार्य हो रहा है, आरएमडी ने उसको मदद की थी और उसके बारे में ये वहाँ कार्य चल रहा है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग है कि उससे ये घी को बनाकर उसके कैंसर में कैसे उपयोग किया, लेकिन पहले कैंसर को जानना पड़ेगा। इसी तरह से नहीं दे देंगे कि चलो ये कैंसर मिटाता है, उससे 2 गोली वो ले लो, 1 घी ये ले लो, नहीं। वो आयुर्वेद में अर्बुद उसका स्थान है क्योंकि आबू नाम का जो पर्वत है, उसका जो आकार है, उसको अर्बुद कहते हैं। आबू आपने देखा होगा, राजस्थान और गुजरात की सरहद पूरी होती है, राजस्थान की शुरुआत शुरू होती है, वहाँ पर आबू आज आज आबू रोड वहाँ पर स्टेशन है। वो पर्वत को अर्बुद पर्वत कहते हैं और वो अर्बुद पर्वत का जैसा आकार है, ऐसे ही ये गाँठों का आकार होता है, जो कैंसर की होती है उसको। तो ये आकार वाली इसके लिए संस्कृत में उसका शब्द आया है अर्बुद, कैंसर का। तो ये पहले समझना पड़ेगा किस स्टेज का है, बारे में बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये की। अब घी के औषधीय उपयोग में घी रोज़ आप ले सकते हैं दूध में डालकर, वो पहले ही दिन बता दिया था, पेट साफ करने में बहुत उपयोगी है, रसायन भी वो है, तो बहुत ही अच्छा होगा वो। वही गाय का दूध और वही गाय का घी है तो बहुत उत्तम होगा। घी को काली मिर्च के साथ भी बहुत ब्लैक पेपर के साथ भी बहुत उपयोग होता है, खास करके किसी को पॉइज़न हुआ है, ज़हर हुआ है, तब इसको विरेचन कराने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये घी का उपयोग, ये बहुत सारे घी के उपयोग है, खास करके शतधौत घृत जो होता है, जो घी को 100 बार धोकर, एक शतधौत घृत है, दूसरा सहस्रधौत घृत है। शतधौत घृत में जो पानी में 100 बार धोकर जिसको बनाए, वो एक प्रकार का विष हो गया, वो खा नहीं सकते हैं, वो लगाने हैं। और कुष्ठ ऐसे कोई स्किन के रोग हो गए, तो उसको लगाना है, शतधौत घृत को। चूहे वगैरह ने काट लिया, तो उसको लगाना है शतधौत घृत को, वो मलम के लिए एक प्रकार का उपयोग होगा उसका। तो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पंचगव्य घृत में देखने को मिलती है। तो पंचगव्य घृत को लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत दाह हुआ, तो दाहाधिकार में भी ये बताया गया है कि पंचगव्य घृत पूरे शरीर पे लगाकर फिर उसको अलग-अलग प्रकार के वायु लेने हैं। मतलब वाउंस से आया हुआ, ये अलग-अलग प्रकार के वायु है पंचगव्य घृत को मालिश करने के बाद। अब एक बात याद रखनी है आपको, कुष्ठ हो गया सामान्य कोई भी स्किन का, तब सादा घी नहीं लगाना है।
सादा घी धोया हुआ या 1000 बार, लेकिन वो खाना नहीं। सादा घी लगाना नहीं है कोई भी स्किन के रोगों में, और शतधौत या सहस्रधौत घृत वो खाना नहीं है, लगाना है, वो लगाना नहीं है, खाना है। मतलब सादा घी नहीं लगाना है स्किन के रोगों के ऊपर। तो ये एक बात याद रखें। तो ये घी के बारे में। फिर हवन में या तो फिर हम जो धूप रोज करते हैं उसमें गाय का घी बहुत उपयोगी होता है। तो ये भी एक बात देखने की है गाय के घी के विषय में। आज तो घृतम न श्रूयते करणे, ऐसा एक सुभाषित है कि आज तो घी सुनने को ही नहीं मिलता है। उत्तम घी आज बहुत मिलावट के कारण आज लेकिन एक सबको अच्छा घी मिले, तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि शुद्ध घी, गाय का घी सबको उपलब्ध हो सके, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट करे, कुछ संस्थाएँ करें। तो ये एक अपने वाले धुएँ का, उसके धूप का वर्णन अन्यत्र है। अग्निहोत्र में क्या उपयोग है होता है, हम उसके ऊपर लेने वाले हैं। कृषि, काश्यपीय कृषि पद्धति में, या फिर नक्षत्र कृषि में, या फिर बृहद संहिता में, बृहद जातक में, बहुत सारे ग्रंथों में कृषि में ये ऐसे अलग-अलग प्रकार के धूप का वर्णन किया गया है। वहाँ पर भी गाय के घी का उपयोग किया गया है, लेकिन अभी विषय नहीं है। आगे जाकर हम कृषि के बारे में लेंगे। वैदिक कृषि कैसी थी, उसमें क्या-क्या प्रयोग है, तब वो देखेंगे। तो ये घी के बारे में हमने अभी यहाँ बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है, तो ये घी का गव्य के बाद अभी 2 गव्य हम लेंगे साथ-साथ में, तो इसमें तो सीधे ही गव्य है, उपगव्य नहीं है। एक है गोमय और एक है गोमूत्र। अर्थात एक है सभी प्राणियों के, गाय के सहित के 8 मल का उपयोग, और एक है अलग-अलग पशुओं के मूत्र का उपयोग। मल का उपयोग खास करके जिसको प्रसूति नहीं हो रही है, मतलब लेबर पेन होने के बाद तुरंत उसको गोबर का रस देने से प्रसूति हो जाती है। ऐसे बहुत सफल अनुभव हमने किए हैं। तो ये हम बताते रहते हैं। अपामार का मूल है, गोमय का रस है, ऐसे बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं और ये सफल है। स्नान में उत्तम गोमय है। वनस्पति को जब खाद डालें तब ये याद रखें कि वो गोमय होना चाहिए, वो ताज़ा नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ, वो करीषि कहते हैं, और खरी करीषि के ही खाद देने का वर्णन किया गया है। क्षिणा, करीषिणी, ऐसा लक्ष्मी का एक फतेह लक्ष्मी, और साथ में नित्य पूष लिक्विड जैसा गोबर है उसका प्रयोग ना करके सूखे हुए गोबर का ही खाद के रूप में प्रयोग करें। बहुत सारे शास्त्र प्रमाण के साथ हम ये कह सकते हैं कि करीषि शब्द संस्कृत में ये सूखे हुए इसका प्रयोग करें। तो ये मैंने बताया। स्नान के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये स्नान से उसकी शुद्धि होती है, पसीने की जिसको बदबू आती है वो दूर होती है। अच्छा, मक्खी वगैरह बैठते नहीं है। ये जो बहुत सारे जगह ऐसे रहते हैं, अलग-अलग प्रमाण लेकर उसके प्रायश्चित करवाते हैं, जो प्रायश्चित अलग-अलग प्रकार के होते हैं पापों से, सही नहीं है। कभी हम प्रायश्चित के बारे में लेंगे, तो वो कहेंगे कि कौन से पाप का किस तरह से, तो वो शुद्धि करता है पूरे शरीर की। किस तरह से, किस मात्रा में लेना है, उसकी मात्रा भी बताई गई है। तो ये खासकर ये हम बताएँगे उसका कैसे उपयोग करना है। आयुर्वेद ने तो ये गोमय के आगे जाकर हम मूत्र के बारे में लेते हैं, आएँगे, क्योंकि वो किसका लेना है, कब लेना है, उसकी एक विधि है, तो उसकी कभी हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं, तो उससे वो मेल लेना है। मूत्र की बात आएगी तो ये चारों का मतलब फीमेल, जैसे गाय का लेना है कि वृषभ गोमूत्रम जिघ्राय वृंध्यापि च प्रसूयते। वो जब कहता है विराट पर्व में, जब पांडव वनवास में थे, तब विराट राजा के अज्ञातवास में थे। 12 साल का वनवास था और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में ऐसा था कि वो किसी को भी नज़र में यदि आ जाए, तो उसको वापस वनवास 12 साल का हो सकता है। इसलिए वो छिप-छिप कर उसको रहना था, कहीं नौकरी करनी थी। दोनों ने, एक ने अश्व की ज़िम्मेदारी, अश्व के ऊपर ग्रंथ तो उस समय पर ये बहुत अच्छी एक ये थे, लेकिन आगे-पीछे का जो इसका मूत्र को आघ्राय, मतलब सूंघ कर वंध्यापि च प्रसूयते, मतलब वंध्या को भी पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये विशेष प्रकार का ऐसा वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे भी बैल को जानता हूँ, मतलब सभी का ऐसा नहीं है। तो ये एक गलतफ़हमी हुई है कि ये पुत्र के गुण नहीं है ऐसे।
कुछ-कुछ के कुछ-कुछ है। उसके भी गुण हैं कुछ, लेकिन वो भी तो नहीं कह रहे। गौमूत्र में जो स्त्री मतलब जो फीमेल है, उसी के मूत्र की बात की गई। ये तो गाय के मूत्र, भैंस के मूत्र, बकरी के मूत्र और भेड़ के मूत्र का वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, गर्म है। कफ और वात को दूर करता है, पित्त को बढ़ाता है, बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे बनाते हैं, अर्क बहुत अच्छी बात है। उसका भी ये ध्यान रखें, गर्भवती स्त्री को ये उष्ण और तीक्ष्ण होने से न दे, पित्त के रोगों में न दे। जब तक आँख की बात है, आँख में हमारा ऐसा कहना है कि उष्ण और तीक्ष्ण वस्तु का प्रयोग न करें। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आँख में कुछ जन तो आँखों को यद्यपि कफ का भय रहता है और उसको बचाना होता है, लेकिन एक बात याद भी रखनी है कि अति तीक्ष्ण यदि आँखों में यदि हो गई, उसमें एक दैव नाम का छिद्र होता है। अभी हम मोतीबिंद के बारे में लेंगे, मोतीबिंद में घी की क्या उपयोगिता है, मोतीबिंद कैसे होता है और उसको हटाने की पद्धति किसने लाई, इसके लिए आज भी हमारे यहाँ गुजरात के एक बहुत ख्यातनाम वैद्य थे, तो वो गढ़ा वाले वैद्य उसको कहते थे। तो वो मोतीबिंद को दीप छिद्र जो वहाँ होता है, वहाँ सुवर्ण की शलाका लेकर फिर उसको अंदर डालकर अब अंदर डालना है। फिर वो कफ जैसा एक उसका एक स्तर बन जाता है और उसको धीरे से ऐसे नीचे उतार देते थे, तो मल के मार्ग से निकल जाता था। इसलिए आज भी गुजरात में मोतीबिंद निकाल दिया ऐसा नहीं कहते। यद्यपि आज ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन से उसको निकाला जाता है, लेकिन आज भी उसको ऐसा प्रयोग होता है कि मोतिया उतर गया, उतारा है। मतलब मोतियाबिंद निकाला ऐसा कोई नहीं कहता है, उसको उतारा ऐसा कहते हैं, नीचे उतार दिया। तो नीचे तो क्यों उतार दिया? ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे कहाँ ही उतारते नहीं है। लेकिन पहली बार ये शब्दकोश में ये शब्द आ गया, जैसे एक कोई शब्द ट्रेंड में आ जाता है, तो वो वही जैसे कोई कंपनी एक ट्यूब बनाती है, जैसे कोलगेट, तो अब सारे लोग कोई भी टूथपेस्ट को कोलगेट ही कहते हैं। कोई साबुन बना देता है, तो हर एक साबुन को वही कहते हैं। कोई बिस्कुट है, तो पार्ले जी ही कहते हैं। इसलिए मोतीबिंद को ये उतारने की पद्धति सबसे पहले भारत में आई। यहाँ से कौन ले गया यूरोप और वहां पर भी इसका ऊपर काम हुआ, अभी भी हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी औषधि है जो नक्तांध्य अर्थात रात्रि में नहीं दिखता है, उसको भी ठीक हो सकता है। उसके लिए अलग-अलग प्रकार के अंजन का विधान है। खास करके अमावस्या के दिन अंजन को बनाने की एक विधि है। तो आज समय नहीं, लेकिन हम वीडियो इसके ऊपर बनाएँगे जब तिमिर रोग लेंगे, मतलब आँखों के रोगों का जब वर्णन है, नेमी उसके वैद्य है। निमि निमि है जो राम राज्य में जब रामायण आप पढ़ेंगे तो निमि का वर्णन आएगा। निमि वैद्य का वर्णन। जैसे सुषेण का भी आप देखते हैं, संजीवनी लेने गए थे वो पर्वत में, तो ये सभी तो अब रामायण में देखते हैं, लेकिन निमि का कहीं वर्णन ये रामायण में नहीं है। लेकिन निमि राजा मूल रामायण ग्रंथ है, उसमें निमि उस उन्होंने 76 प्रकार के नेत्र रोगों की बात कही गई है। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ उस समय के थे निमि। तो निमि चक्षु रोग का तंत्र उन्होंने लिखा है। गुरुजी ने उसके ऊपर व्याख्यान किए थे नेत्र रोगों के ऊपर, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जब फैला था तब उसको लिए किसी की बस की बात नहीं थी। आज कोरोना तो आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज जितना असंभव है ना, यद्यपि ये बहुत कुछ साजिशों का भी भाग है, लेकिन वो तो कुदरती रूप से प्रकोपित हुआ था जो कंजक्टिवाइटिस है वो, और इतना फैला था जो संक्रामक थी नराण-नरम। तो वो लेकिन यही नेत्र रोगों के विशेषज्ञों ने जो लिखा है प्राचीन प्रतों में, उन्हीं का उपयोग करके गुरुजी ने इसके बारे में सर्प की केंचुली होती है, वो केंचुली का धूप करके ये नेत्र रोगों को ट्रीटमेंट प्रॉपर की थी और वो मिट गया था उस समय वाराणसी में। तो ये नेत्र रोगों की संख्या 76 बताई है। तो ये निमि तंत्रम जो है वो नेत्र रोगों के ऊपर है। उन्होंने घी की भी प्रशंसा की है नेत्र रोगों में। तो नेत्र रोगों में आप घी उपयोग कर सकते हैं। तो और सारे अन्यथा करें नहीं। अंजन कैसे बनाए और अंजन का क्या प्रभाव है, बच्चों को अंजन कराने से अच्छा रहता है, तो वो एक अलग बात है। घी के बारे में जब हमने बात की थी, तब इसके बारे में हमने पूरा ऐसा विवरण किया था। आज सूक्ष्म थोड़ी बातें ले ली। मूत्र के बारे में हमने देखा 4 उस सभी के उष्ण तीक्ष्ण गुण हैं मूत्र के, उसका अर्क ले सकते हैं। आगे जाकर मल का वर्णन भी हमने किया, तो मल और मूत्र दोनों उपगव्य का उपगव्य की बात हो गई। तो हमने घी के बारे में देखा,
हमने मल के बारे में देखा, गोमय के बारे में देखा, गोमूत्र के बारे में देखा। आगे हम अब कोई भी वस्तु को जलाकर उसकी जब भस्म बनती है, तो उसके गुण परिवर्तन हो जाते हैं और कोई गुण ऐसे रहते हैं, कोई गुण परिवर्तन हो जाते हैं क्योंकि जला तब उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल गया या तो फिर वो जल ही गया, तो द्रव्यांतर ही उत्पन्न हो गया उसमें। अब भस्म है, वो शुद्धिकारक है। किसी का भी दंश लगे, मधुमक्खी काट ले या कुछ हो जाए तो उसमें भस्म लगा है, पानी के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। अभी पानी में डालकर उसको पीने का बताया है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है और पानी शुद्ध भी होता है। तो भस्म को पानी में डालकर भी पी सकते हैं। भस्म बहुत सारे बाह्य प्रयोग में भी उसका उपयोग हो सकता है। कैसे भस्म बनानी है उसकी भी विधि है। मतलब कंडा जलकर जो भस्म बनती है उसका साधारणता से पहले हम उपयोग करते थे और उसके बाद जो भस्म होती थी उसके से बर्तन मानते थे, साधारण से गाँवों में ऐसा होता था। तो ये बहुत ही उत्तम था कि अलग-अलग भस्मों से तो वो कोई निर्जंतुक हो जाता था और स्टरलाइज़ में उसका निर्जंतुकीकरण में उसका उपयोग होता था, वो भस्म का होता था। त्रिपुंड में भी काम आती थी, शरीर पर लगाने के लिए भी काम आती थी, इसलिए बहुत सारे स्किन के रोगों में उसका वर्णन किया गया है। फिर द्रव्य गुण विज्ञान के हिसाब से दाँत के लिए भी वो बहुत अच्छी है, इसलिए दंतमंजन में भी उसका उपयोग होता है। पायोरिया वगैरह रोगों में और द्रव्यों के साथ, तो उसका उपयोग करके बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दंतमंजन में भी गोमय भस्म का उपयोग होता है। जो बकरी की एक जो होता है मल, उसको जलाकर भी एक प्रकार की भस्म उससे तैयार होती है। उसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो खास करके क्षय जैसे रोगों में, राज्य यक्ष्मा जैसे रोगों में उपयोग उसका किया जाता है, लेकिन अभी वो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलती है। मिलती है वो भी मिलावट या तो फिर बिल्कुल आर्टिफ़िशियल मिलती है, क्योंकि साधारणता से गाय जब कुदरती मृत्यु को प्राप्त कर देती है, तभी वो निकल पाता है। यदि उसको मारा जाए तो उसके मस्तिष्क में क्रोध आ जाता है और ऐसा वर्णन है गुरुवर्य से सुना है हमने कि तब वो पूर्ण नहीं निकल पाता है क्योंकि मस्तिष्क की गर्मी से वो पित्ताशय में तैयार नहीं हो पाता या तैयार हुआ हुआ भी वो लिक्विड हो जाता है तो वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये बढ़ाने के लिए या तो फिर इसके लिए कोई मारने के लिए ऐसा नहीं, कुदरत की एक रचना है, इसलिए कोई नहीं मारे, इसलिए ही कुदरत का विचार होगा। इसलिए ये बिल्कुल आयुर्वेद अहिंसा में या तो अहिंसा परमो धर्म ये स्वीकार कर रहा है, तो इसलिए वो मारने की कोई बात किसी भी प्राणी को नहीं करेगा और गाय को तो बिल्कुल नहीं, तो उसको एक अग्रतम स्थान दिया है। लेकिन जब वो मर जाएगी, जब उसका शरीर शांत हो जाएगा, तब उसके शरीर से जो द्रव्य प्राप्त औषधीय उपयोग में होंगे, उसका भी वर्णन था कि उसको किस तरह से लिया जाए। तो वो भी उपयोग कर सकते हैं कुदरती रूप से जो है तो उसका एक प्रकार एक विधि है। वो विधि से आज यद्यपि वो उपलब्ध नहीं है वो विधि, गाँवों में वो लोग करते हैं। बहुत सारे विस्तारों में जब कुदरती रीत से उसका मृत्यु हो जाता है उम्र से, तो वो विधि से उसको गोरोचन को निकाला जाता है। गोरोचन कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास गुरुवर्य ने 5-6 रखे थे, तो कुछ उपयोग हो गए हैं, तो ये गोरोचन है। इसको घिसकर बहुत सारा उपयोग इसका किया जाता है, खास करके बालकों की चिकित्सा में। गुरुजी ने ऐसी शायद 101 वस्तु रखी थी, जो बहुत सारे चिकित्सा के विषय में काम आए, लेकिन अभी बहुत सारी वस्तुएँ इधर-उधर है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएँ आज भी हमारे पास उपलब्ध है ऐसी, चाहे भस्म हो, चाहे ऐसी वस्तुएँ जो बहुत ही काम करती है। व्याघ्र चर्म भी गुरुजी ने रखा था, उसको भी उपयोग करना था, लेकिन अभी जो अभी का लोहा आया, उसके कारण हम व्याघ्र का चमड़ा नहीं रख सकते हैं। लेकिन व्याघ्र चर्म जो पहले के संत लोग बैठते थे, वो भी हमारे पास था। मृग का चर्म भी पहले गुरुवर्य जब थे, तब उसका भी चिकित्सा के कैसे उपयोग किया जाए, वो भी हमने वहाँ पर रखा था, लेकिन वो तो बाद में जो एक्ट आया, उसके बाद हमने उसको दे दिया। तो ये बहुत ही उपयोगी है कि कौन-सी वस्तु का कब उपयोग, पंचमहाभूतात्मक जगत है, उसमें किस वस्तु का कैसे उपयोग किया जाए, लेकिन अवश्य ही ये बहुतों की जान बचाएगा। इसलिए गाय तो ज़िंदा तो हमको सब कुछ देती ही है, लेकिन उसका मृत शरीर से भी बहुत कुछ ऐसे प्राप्त होता है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ज़िंदा रहकर उपकार करती है और एक मरने के बाद भी मनुष्य जाति के लिए
बहुत कुछ वो देती है। इसके लिए उसका अनवर्थक नाम माता ऐसा दिया है कि वो जीते जी तो उपकार करती ही है, लेकिन अपनी माँ है, वो जीते जी ही उपकार करती है, मरने के बाद तो नहीं करती है। लेकिन जो गाय माता है, इसके लिए माता का स्थान दिया है, वो जीते जी भी उपयोग है और मरने के बाद भी अनेक प्रकार के जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। आज दुःख की बात है कि ये सब जानकर लोग उसको मारते हैं, लेकिन ये बहुत ही जो मतलब कुदरत एक प्रकार की रचना है कुदरत की, कि उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। तो ये एक पदार्थ की बात की हमने कि ये एक जो गुरोचन है, उसका आयुर्वेदिक औषधियों में उसका उपयोग किया गया। फिलहाल ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि वो व्यवस्था ही पूरी नष्ट हो गई है, लेकिन ये कांसेप्ट हमको ध्यान में रहना चाहिए, कभी कहीं पर हम उपयोग कर सकते हैं उसका और ये एक विज्ञान की तरह हम बहुत सारे रोगों में उसका उपयोग करके हम बहुत सारे रोगों को ठीक भी कर सकते हैं, खास करके बालकों के रोगों में जब संक्रामक बीमारी आती है ऐसी, तो टीका लगाने की बजाय इसके ऊपर जो रिसर्च किया जाए, तो अवश्य ही टीका तो यद्यपि ऐसा नहीं ही है और ये अलग ही कांसेप्ट है टीका का, वो अभी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यदि इससे बचाना है आक्रमण से, तो इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। तो ये एक ऐसा गव्य था, जिसके बारे में बहुत लोगों को माहिती नहीं होगी शायद। तो हमने अभी गव्य में घृत लिया, घृत के साथ-साथ फिर हमने बात की गोमय गोमूत्र की, उसके बाद भस्म की भी बात की, उसके बाद गोरोचन की बात की। तो और अभी जाकर एक अ, और भी एक बहुत सारा अच्छा कांसेप्ट है, वो है गाय के मरने के बाद समाधि नाम का एक खात होता है, जहाँ गाय की समाधि होती है, वो भूमि बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, उसमें बहुत सारे तत्व आ जाते हैं जो गाय के शरीर में। तो ये बहुत ही उपयोगी है, तो बहुत सारी जगह आज भारत में ऐसी है जहाँ पर ऐसी ज़मीनें हैं, जहाँ पर उसकी पोषक तत्व बहुत ही है और हमने तो ऐसे आश्रम भी देखे हैं जहाँ पर पूरे आश्रमों में गाय की समाधि बनाई हो, लेकिन गाय की समाधि का एक खाद का विधान है। हमारे जो सहयोगी है, वो सुधींद्र देशपांडे जी इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताते हैं, वो बनाते भी हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। तो आप हम कमेंट में उनका नंबर भी लिख देंगे आपको, ताकि ये सब बातें तो मुझे ना बतानी पड़े। तो ये गोमय जो मतलब गो समाधि खाते हैं, उसकी विधि भी है और वो विधि को जानकर आप वहीं पर किस तरह से खड्डा करके, किस तरह से उसको शास्त्रीय पद्धति से वो गोमय खाद बनाकर उसका उपयोग करके अच्छी फसल ले सकते हैं। तो किसी को चाहिए तो सुधींद्र देशपांडे जी का मैं नंबर दे दूँगा, वो ये इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये अभी जो हमने बताई बातें, तो ये संक्षिप्त में हमने गाय के घी का, गोमय का, गोमूत्र का, गोरोचन का और ये मतलब समाधि खात इत्यादि का जो वर्णन किया, तो ये अभी तो पूरा हो गया है। और गव्यों में किसी को भी कोई प्रश्न रह गया हो, खास करके कोई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। कोई-कोई लोगों ने ऐसा पूछा था कि दही के बारे में कुछ स्पष्ट करें, किसमें ले सकते हैं, किसमें नहीं ले सकते हैं। तो एक स्पष्ट बात है कि दही कोई भी प्रकार के रक्त के रोग हो, रक्तपित्त हो, स्किन के रोग हो, तो इसमें न लें, उष्णता के रोग हो न लें, उष्ण ऋतु में न लें। कफ में भी वो मना किया गया है, तो कफ में भी वो न लें, गुरु होने से वो कफ को बढ़ाएगा, तो ऐसे जगह पर दही न लें, उसके स्थान पर और गव्य का आप प्रयोग करें। प्रश्नोत्तरी का अभी समय है, तो कोई-कोई प्रश्न आप सीधा भी हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके अभी या फिर इनमें लिखकर, लेकिन आसान ये रहेगा कि आप अभी जो हमारा एक नंबर चालू है, वो नंबर आपको पता है 63 वाला नंबर है 6352483012। तो किसी को भी यदि इसके ऊपर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप करके सीधा पूछ सकते हैं, ये हमारे संस्था के ही एक तो वहाँ पर वो पूछ सकते हैं, तो हम आपको प्रश्नोत्तरी सेशन में इसके जवाब देते जाएँगे, जो प्रश्न अनुत्तरित रहे। शुरुआत हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाया जाए, खास करके और वहाँ पर ही वो अपने स्थान पर एक पंचगव्य या फिर दशगव्य के बारे में जागरूकता लाए। कोई भी प्रश्न है तो उनको पूछे। तो ये एक निस्वार्थ निरपेक्ष सेवा है हमारी, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, आपको कुछ करना है तो हमको लोग बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा है कि हम क्या कर सकते हैं? आपको इंटरनेट का खर्चा आता है, आपको वो है, आपको तो हम ये कहते हैं कि आपको यदि कुछ करना ही है तो अपने घर पर एक गाय रखिए या फिर गाँव वाले को एक गाय रखवाइए, उसकी व्यवस्था करिए।
तो वो गाय को आप बचाएँगे तो आप हमारा ही कार्य है, हमारे लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ज्ञान देना ये हमारा एक प्रकार का दायित्व है और आपको उसका पालन करना, उस हिसाब से समाज की व्यवस्था में या फिर गाय माता के प्रति कृतज्ञता रखकर उसको यद्यपि हम आज दूध वाली ही रखते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो भी हमारा एक प्रकार का स्वार्थ है। तो दूध है, बहुत अच्छा, नहीं है, तो भी हम अपनी एक नैतिक ज़िम्मेदारी समझकर अपने को अवसर है कि निस्वार्थ सेवा हम एक कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ी पुण्य की बात है वो। तो इस तरह से आप अपने आस-पास वाली गौशालाओं को कुछ दें, उसको सुझाइए, उसके यहाँ कुछ सस्टेन होने के लिए प्रोडक्ट उसके लिए अर्क इत्यादि कुछ वहाँ पर बनवाइए, उसका उपयोग करिए। घर पे भी हर एक प्रोडक्ट में ये मतलब जे हो सकती है उतने जहाँ पर गव्य का स्थान हो, मतलब ऐसा कुछ हो जहाँ पर संभव हो वहाँ पर जो अ, बनाया हो गोमूत्र, गोमय इत्यादि से या फिर उसकी भस्म इत्यादि से या फिर घी से, तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें। तो यही हम कहना चाहते हैं। गुरुजी भी संस्कृत आर्य गुरुकुलम और पहुँचे निस्वार्थ रूप से। इसमें हमारा कोई कभी स्वार्थ नहीं रहा है, नहीं रहेगा। व्यवस्था के रूप में कुछ होता है वो हम आपको बता देते हैं, कभी यहाँ शिविरें होती है तो, बाकी उसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं होता है। ये एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है और आज ऐसे ज्ञान यज्ञों की ज़रूरत है। गुरुकुल ये पहले से ये कार्य करता आ रहा है, आज भी वो कार्य करता है अपनी ज़िम्मेदारी समझकर। तो ये गुरुकुल की एक विशेषता है कि जहाँ जब जब गुरुकुल, वो गुरु परंपरा से आया हुआ, ऐसा नहीं कि किसी ने भी खोल दिया, तो वो गुरुकुल कहा जाए। गुरु जहाँ आचार्य केंद्र में है और एक समर्थ परंपरा उसमें है ग्रंथों की या गुरु की, वो गुरुकुल है। तो ये बात और यही हम उसी परंपरा में आकर हम भी ये निभा रहे हैं। तो आप भी इसमें सहयोग अपने गाँव में कुछ करके दे सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, इसको सिखा और आप भी प्रमाण पूछ सकते हैं। अब आती है प्रश्नोत्तरी की बारी। जैसे पहला ही प्रश्न मैंने अभी जवाब दिया, पार्किंसन के रोगी को बकरी का दूध पिला सकते हैं, लेकिन उसमें भेड़ का घी ज़्यादा उपयोगी मालिश के लिए होगा और आयुर्वेदिक तेल का भी उपयोग करें आप। तो ये एक बात है। आगे जाकर हम एक प्रश्न लेकर उसको छोड़ते जाएँगे। तो ये एक किसी ने पूछा है कि एक बार का हो सकता है बहुत दिन हो जाने के बाद वही गुण ग्रहण कर ही ले, लेकिन वो एक ध्यान रखना है कि आप जब भी वो उसको एक आसान रास्ता है। आयुर्वेद में भोजन करने का समय क्या है? अभी वो विषय नहीं है। मैंने कल ही बताया, अभी कल से ही वैदिक पेरेंटिंग का एक वर्क शुरू होगा। 3 दिन का वो होगा। 3 दिन के बाद वाग्भट कथा, वो भी आयुर्वेद के कल से हम लेंगे वो माता-पिताओं के संतानों को कैसे अंजलि देने के लिए, उसके नाम पर हम स्वास्थ्य कथा, वाग्भट को समझने के लिए, चरक को समझने के लिए, उसके चिकित्सा को समझने के, स्वास्थ्य के नियम को समझने के लिए उसके ऊपर शुरू करने वाले हैं, तब ये प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये एक प्रश्न तो है। आगे जाकर बहुत लोगों ने धन्यवाद अर्पण किया है, तो वो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं उसका कि वो भी ये चिकित्सा के में जुड़ा है। अब उसमें किसी ने लिखा है कि आज हम देखते हैं कि गाय के बच्चे को बस खींचकर इंजेक्शन देकर वो एक प्रकार का अत्याचार है उसके ऊपर, वो नहीं लेना है। उदाहरण बताया है कि एक जो छोटा जीव है जिसको ईत बोलते हैं, वो भी वहाँ पर रहती है और एक बछड़ी भी रहती है। बछड़ी दूध को प्राप्त करती है और ईथ है होती है और खून को प्राप्त करती है, दूध को प्राप्त नहीं करती है क्योंकि दोनों की भावना में फ़र्क है। दूध समझे, दूध के लिए गाय नहीं है, गाय बाँधी है तो दूध का एक बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, वो अच्छी बात है। पुराने ज़माने की मैं विचारधारा की बात करूँ तो इतने लेवल की ऊँची थी। आज जो ये पूरे जगत में गिनती आ गई है, उसी के कारण लोग माता को भी गिनती में लगा देते, पिता को भी गिनती में लगा देते हैं कि अब वो क्या काम के हैं। तो वो दृष्टि, ये वृत्ति ही खराब है। जो आपको वो सिखा रहा है, ऐसा तो गुरुकुल ऐसा नहीं सिखाता है कभी भी कि आप दूध की गिनती करके गाय को बाँधो। लेकिन आप गाय को एक नैतिक जब ज़िम्मेदारी समझकर बाँधो। दूध आएगा, बहुत अच्छी बात है, कदाचित नहीं आया मानो, तो भी नैतिक जवाबदारी हमारी है रखने की। और एक क्षेत्र में लागू है, मानो आपने शादी कर ली, फिर पत्नी बीमारी पड़ गई, क्या करोगे आप?
उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है सँभालने की। उसी तरह गाय को देखो, उस दृष्टि से उसको देखो, केवल दूध घी के हिसाब-किताब से उसको मत देखो, नहीं तो ये जो सिखा रहे हैं हमको केवल अर्थ को केंद्र में रखते मैं अर्थ की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, चाणक्य जी ने अर्थ के बारे में बताया है। अर्थशास्त्र के ऊपर, चाणक्य के ऊपर अंतिम व्याख्या जयमंगला करोड़पत्र के ऊपर लिखी है, इसलिए हम अर्थ को उपेक्षित नहीं कर रहे हैं। लेकिन अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा कोई अर्थ है, महद महद अर्थ है, जो अर्थ से बहुत ही ऊँचा है, तो वो हम उसको ही ध्यान में रखें। अर्थ अपने स्थान पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जीवन का और यही दृष्टि संस्कृत आर्य गुरुकुलम की रही है। वो किसी को भी कभी भी पैसे से नापता भी नहीं है और नापने को कहता भी नहीं है। तो इसलिए ये पूरे अर्थयुग जगत में हमको आज ये बात करनी पड़ती है कि इस तरह से ये अत्याचार है एक प्रकार का, ये ना करें। उसका जो हिस्सा है, उसका जो हक है वो दे, उसके बाद ही पिए तो ही वो सात्विक होगा। नहीं तो आपने लूट कर दूध भी कोई लूट कर पीता है तो सात्विक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया है अर्थशास्त्र का कभी हम पढ़ेंगे। आज तो ऐसी बात करनी ही है, बहुत ही दुःख होता है क्योंकि आजकल चिकित्सा जगत में भी एलोपैथी में तो एक प्रकार की लूट है, गव्य में दूसरे प्रकार की, आयुर्वेदम अक्लेशयित्वा चात्मानं यत् स्वल्पम पितद बहु। मतलब क्या कि कैसा धन होना चाहिए? तो उसमें बताया है कि कैसा होना चाहिए? अकृत्वा परसंतापम, परसंताप को करके कोई भी कमाना नहीं है किसी को भी, तो वो उत्तम धन है चाणक्य जी बताते हैं। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम, कैसे ऐसे हरामी लोगों की, दुर्जन लोगों की हाजिया करके या फिर उसके अंडर में रहकर गुलामी करके धन नहीं आना चाहिए, तो ये धन उत्तम नहीं होता है। और फिर तीसरा बताए अक्लेशयित्वाचात्मानम, अपने आत्मा को ही दांव पर लगा दिया, मूल्यों को ही दांव पर लगा दिया, तो आपने तो बहुत बड़ा एक छोड़कर एक क्षुद्र क्षुद्र एक धन पा लिया, वो भी उत्तम धन नहीं है। तो गाय देती है, उसको स्वीकार करें प्रसादी के रूप में, लेकिन ज़्यादा लेने का प्रयत्न न करें। आप अवश्य ऐसे प्रयोग करिए जो शास्त्रों में बताए हैं, दूध बढ़ाने के प्रयोग करिए, उससे पुष्टि होती है, उससे मिलता है, लेकिन इंजेक्शन जैसे घातक वस्तुओं का प्रयोग न करें, वो अति अत्याचार है। गाय के बछड़े से छीना हुआ दूध तो अतिशय मतलब वो अच्छा नहीं है अर्थशास्त्र की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे थोड़ा पिए। थोड़ा-थोड़ा ही घूँट-घूँट पिए, लेकिन इस तरह का पिए, तो ये बहुत गलत बात है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा तो वो सब बताइए एक तो ये एक आपने प्रश्न पूछा था और सारे लोगों ने जो प्रश्न किए थे मैं लाइन से लेते जाता हूँ। दूध कल्प कितने दिन का होता है? 9-10 दिन का हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है। तो ऐसी कोई अवधि नहीं है, लेकिन मोटा-मोटा हम 7 दिन से लेकर 28 दिन, 1 महीने तक का कर सकते हैं। कुछ लोग दूध का ऊपर का मलाई से घी बनाते हैं घर में, ये कितना सही है? ये पूर्ण सही नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ गुण हैं, वो भारी है पचने में। लेकिन आज यदि घी की उपलब्धता यदि शास्त्रीय रूप से नहीं है कहीं पर या कम मिल रहा है या ऐसी परिस्थिति है, तो गाय का यदि प्योर दूध है, दूध में यदि वो कन्फर्म है कि गाय का है तो वो बना सकते हैं, उसके गुण तो मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। वो भारी हो जाएगा मलाई से बना हुआ दूध, लेकिन उसके गुण अपने स्थान पर होंगे, 50% होंगे, 40% होंगे, लेकिन गुण होंगे उसके। दूध में कन्फर्म होना चाहिए, वो दही उस तरह से बनाना चाहिए, वो बिलोना उस तरह से और फिर उसकी मलाई लेकर या तो बिलोना नहीं कर रहे हैं तो सीधी मलाई का तो घी के गुण नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके गुण तो है, गव्य है, तो उसके कुछ गुण होंगे। वो सही नहीं है पूरा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, वो विधि नहीं है उसकी। तो वो हम उसके गुण नहीं बता सकते कि इसमें कितने परसेंट होंगे, लेकिन वो विधिवत नहीं है, तो भी बाहर से घी मतलब जो वेजिटेबल डालडा खाते हैं, उससे कहीं गुना ये अच्छा है क्योंकि उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि गव्य का ही एक भाग है और वो इस केवल विधि नहीं है उसकी प्रॉपर, बस इतना ही है। दूसरे प्रश्न है, तो ये हमने देख लिए हैं। अभी आगे जाकर हाउ डिड द ऋषिज असेस द वीर्य? हाउ कैन इट बी quantified and compared? This is most important concept whose deeper understanding could lead the way for real growth. There are so many differences. आपने अच्छा प्रश्न किया है। वीर्य को कैसे जानते हैं, असेस करते हैं? तो ये एक सूक्ष्म दृष्टि मैंने पहले ही बताई कि एक तो इसका अभी शक्य नहीं है
इतने कम समय में उत्तर दे पाना कि एक वीर्य को कैसे असेस किया जाए क्योंकि उसकी पद्धति है। मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है वो आप बताइए, किसी को भी बताइए, तो वो बता अच्छा पेट्रोल से गाड़ी कैसे चलती है बताइए, तो उसका एक मैकेनिज़्म होता है, कि पेट्रोल से गाड़ी चलना मतलब जो ट्रेन चलना ईंधन से या फिर उसको अलग-अलग आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना पानी से, वो अलग-अलग वे होते हैं। उसी तरह से वीर्य को जानने के लिए आयुर्वेद में एक पद्धति दी गई, वो दार्शनिक है। उसमें आप साधारणता से अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि तत्व और सोम तत्व को देखकर कौन-सा तत्व ज़्यादा है? जैसे मुख्य वो 2 ही तत्व होते हैं, उसके बाद उसके सहायक तत्व होते हैं, तो वो 2 तत्वों को देखकर आप कर सकते हैं। जैसे मुख्यता से आप उसको गरम या ठंडा ऐसा पहचान सकते हैं। लेकिन ये 100% सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें गलती की संभावना है। कोई वस्तु ऐसी लगेगी गरम लेकिन वो ठंडी होगी, कोई ठंडी लगेगी गरम होगी, तो वो यहाँ पर है, तो वीर्य का एक अलग है, इसलिए उसके लिए तर्क संग्रह पढ़ना बहुत आवश्यक है। अ, तो ये आप अवश्य ही आपको यदि और भी कुछ है तो आप तर्क संग्रह पढ़िए, उसमें पूरे गुणों को जानिए, कर्म को जानिए और फिर आप यहाँ पर भी शिविरों में आइए, सीख सकते हैं यहाँ पर भी बार-बार शिविरें होती है। तो वीर्य का प्रश्न आपने अच्छा किया है, उसकी एक विधि है वीर्य की देखने की और वो फिर वीर्य कैसे पहचाना जाए या फिर किसका क्या हो सकता है, वो पूरे पंच महाभूतों का उसके लिए ज्ञान आवश्यक होगा। तो ये आपने अच्छा प्रश्न किया लेकिन मोटा-मोटा मैं आपको बता दूँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में से जिसमें अग्नि तत्व ज़्यादा रहेगा उसका उष्ण वीर्य होगा और जिसमें सोम तत्व या पानी का भाग ज़्यादा रहेगा, वो शीत वीर्य होगा। जैसे आप पानी ले लीजिए और दूसरा कोई भी मसाला ले लीजिए, तो मसाला प्रायः उष्ण वीर्य होगा, पानी जैसा कोई भी पदार्थ जैसे दूध में पानी की ज़्यादा होगा प्रमाण तो वो शीतवीर्य हो जाएगा। अब आगे जाकर तो ये भी होगा घृतम ऐसे तेज है, लेकिन वीर्य शीत है उसका, तो ऐसे अपवाद भी आ जाएँगे। जैसे मैंने घी के बारे में भी बताया कि ऐसे वो तेजस द्रव्य है, वो तेज है, अग्नि में डालो तो अग्नि के एक ईंधन के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उसका वीर्य शीत है। तो ये भी एक ध्यान में रखने जैसी बात है। अच्छा और वीर्य बदलते भी जाएँगे। तो ऐसे तरह से बहुत सारे द्रव्यों का देखना हो यदि, तो ये एक बात में हम नहीं कह सकते कि उसको ऐसे एक दिव्य दृष्टि से, एक प्रकार के गणित से उसको एसेस किया जाता है, उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये एक है बाकी आप प्लीज़ सीक्वेंस वाइज़ पूरे विस्तृत ज्ञान का वीडियो अपलोड कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में उसका उपयोग हो जाए। बहुत अच्छी बात है, तो ये कर देंगे। जितना-जितना हम कर पाएँगे, उतना हम अवश्य ही कर देंगे। तो ये एक अच्छा सुझाव है। जन समुदाय में कहीं ऐसे हैं जिन्हें सदा के लिए जुकाम रहता है और सभी पैथी आज़माने के बाद भी लाभ नहीं होता। क्या तक्र से जुकाम मिट सकता है? तो कृपया उपाय सुझाइए, बड़ी कृपा रहेगी। अच्छा प्रश्न है। ये बात एक तो आयुर्वेद की दृष्टि से जुकाम सदा के लिए रहना तो उसको जीर्ण प्रतिश्याई कहते हैं कि चिकित्सा करें। कोई भी बात का एक औषधि नहीं होगी क्योंकि वात का प्रकोप होगा तो वात शामक औषधि दी जाएगी, प्रतिश्याई कौन-सा है वो देखा जाएगा। इसलिए माधव निदान नामक ग्रंथ में क्या प्रकार है रोग का वो पहले समझा जाना चाहिए। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं परिवर्जनम् ऐसा सूत्र है। तो भी मैं मोटा कहूँगा उसको हनी वगैरह का सेवन करें। कुछ कारण ऐसे होंगे जो प्रतिश्याई के होंगे। मैंने पहले दिन भी उदाहरण दिया था कि एक साइंटिस्ट गुरुजी के पास आया था, वो रोज़ ब मौसम्बी का जूस और फिर 1 गिलास दूध पीता था, साथ में ही पीता था। ऐसे सबसे पहले कहीं न कहीं उसका कारण होगा कुछ न कुछ। मानो वो ठंडा पानी पी रहा हो, ठंडा ही दूध पी रहा हो, दूध में कोई कफ नाशक औषधियों के पहले ही वो दूध को पी लेता हो अथवा ज़्यादा मात्रा में दूध को पीता हो अथवा कोई ऐसे ठंडे पदार्थ का जूस ही पीता हो जो उसको नेचुरल लगता है। नेचुरोपैथी के दृष्टि से उसको कोई हानि नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ बताया गया कि ज़ेर भी नेचुरल सारी चीज़ें सबको खानी है, ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है अच्छी है इसलिए उसकी पहले आहारचर्या देखे, दिनचर्या देखे। हो सकता है वो देर से उठता हो सकता है दोपहर में 2-3 घंटा सो ही जाता तो भी हो सकता है कि वो अति ठंडे पानी से नहाता हो या फिर कफ होने के बाद भी वो ठंडे पानी से नहाना शुरू रखा हो उसने। तो वैसे तो उसने प्रवचन किसी का सुन लिया कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो उसने चालू कर दिया। अब उसको वो नहीं चाहिए, उसको उष्ण से नहाना चाहिए, लेकिन उसने ये चालू कर दिया किसी का सुनकर।
तो ये जो सुनी-सुनाई बातें होती है, वो सब पर लागू नहीं होती है। बहुत जगह पर ये भ्रांति होती है कि ये तो नेचुरल है, ये तो ये है, लेकिन अपना रोग देखो, अपनी प्रकृति देखो और उसके बाद उसको लागू करो। तो ये आप जो ये प्रश्न है, वो एक तो पूरा नहीं क्योंकि उसकी प्रकृति कौन-सी है, उसके कारण क्या है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। जो चिकित्सक होंगे आप या अपने को होगा, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो कारण को पहले दूर करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऐसे में जब बहुत दवाई लेकर जो व्याधि ठीक नहीं होती है, तो उसमें एक प्रश्न ये रह जाता है कि कारण अवश्य होगा उसका। हम उदाहरण बार-बार देते हैं उसका कि गैस पर आप एक एक रख दो पतीला, उसके ऊपर पानी रख दो। अब वो पानी भरा है, बालकों को हम पढ़ाते हैं अच्छे-अच्छे उदाहरणों से। अब पानी उसमें भरा है मानो और गैस नीचे चालू है और अब वो पानी को हम ठंडा करने को बताते हैं बालकों को। अब वो कितनी देर पे कितना बर्फ चाहिए आप बोल दो। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो कितना बर्फ जितना चाहिए उतना देंगे, पानी को ठंडा करना है। अच्छा भारत का चाहिए, स्विट्ज़रलैंड का चाहिए, अमेरिका किसका बर्फ चाहिए? अच्छे से अच्छा बर्फ लाएँगे। तो कितना बर्फ चाहिए आप बताइए? कितना भी बर्फ डाल दो कुछ होगा नहीं क्योंकि गैस चालू है फिर। थोड़ा बर्फ डाला, थोड़ी देर ठंडा रहा, फिर गैस चालू है तो फिर गर्म हो गया वो। अब आपने यही बात की कि भई कितनी दवाई ले ली, लेकिन गैस चालू है नीचे। वो कारण यदि मौजूद रहेगा, तो दवाई की कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। इसलिए पहले कारण को दूर करें, इसलिए निदानम परिवर्जनम कारणों को दूर करने की चिकित्सा सबसे प्रथम होती है, दवाई का तो बहुत बाद में रोल आता है। तो ये एक बात ध्यान रखें, कारणों को आप ही लिस्ट बनाइए कि क्या कारण होगा? जैसे वो प्रतिशय हो गया है या वो नहीं जा रहा है। आप ही ऐसे रूक्ष पदार्थों का सेवन चालू कर दीजिए, चना है, मुरमुरा है, छोटे लघु है, इस तरह का। अब प्रायः सभी प्रश्न हो गए हैं, देखते हैं कोई रह नहीं गए हैं ना? प्रायः सभी प्रश्न अभी हमने ले लिए हैं। 1 मिनट और एक प्रश्न है, उसमें लिखा है, आपने बताया दूध जब जलने लगता है तो भारी हो जाता है, तो गाँव में दूध को 1 से 2 घंटे जलाकर उसके पेड़े बनाए जाते थे, वो तो सही है या वो भारी हो जाएगा? वो सही भी है और भारी भी हो जाएगा, दोनों है। तो वो खाने हैं, लेकिन वो 1-2 की मात्रा में खाने हैं, वो निषिद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन भारी है इसलिए कम खाना है। तो ये एक बात बताई, वो पेड़े इस तरह से ही बनते हैं और मिठाई सारी इसी तरह से बनती है, तो उसको प्रमाण में सेवन करना है। तो ये एक ध्यान रखिए, लेकिन है भारी वो बात सही है। अब और है हाँ, और बताइए? अरे बफेलो था दिलों में थी मक्खन हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट्सएप से कि भैंस के दूध का, बिलोने का, घी, दूध, मक्खन ये उपयोगी है क्या? पहले ही हमने बता दिया उपयोगी है। गाय का उपयोगी है बहुत जगह पर, आजन समुदाय के लिए, पशुओं के लिए भी गाय का उपयोगी है। तो पहले बहुत सारे पशु बीमार हो जाते थे, तो गव्य का ही दूध से, गव्य से ही से उसको उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको भी बचाना है। यदि उसको नहीं बचाना होता, तो आयुर्वेद के ऋषि ऐसा कहते हैं कि भैंस की भी ट्रीटमेंट करो, घोड़े की भी ट्रीटमेंट करो, घोड़ी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से पूरा एक शालिहोत्र नामक ऋषि ने ग्रंथ बताया है। और आज के लोग क्या करते हैं, कोई नहीं आया तो भैंस को ही गाली दे देते हैं। अरे गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसको रक्षण करना, लेकिन उससे ये नहीं है कि भैंस को द्वेष करना है, उसको मार ही दिया। अभी बहुत सारे लोग ऐसे करते थे हमारे यहाँ, वो रोटी देने गए या तो फिर वो चारा डाला। हमने यहाँ गौ पूजन किया, जब चारा डाला। चारा डालते वक़्त एक जर्सी गाय आ गई। तो वो बच्चे या हमारे सब लोग आए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो लकड़ी लेकर उसको निकालने लगे। तो हमने मना किया, चारा दिया उसको, वो जीव है, उसका दूध उपयोग में नहीं लेना है, नुकसान करता है, वो तो बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दो, खाने ही नहीं दो उसको।
तो ये नहीं होना चाहिए, जो जीव आया है उसका रक्षण करना हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। भैंस का भी ऐसा है, उसका भी उपयोग करना ही चाहिए। जो मल है, जो लोग बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, जिसको नींद नहीं आती है, वो नींद की गोली एलोपैथी लेती है, उससे कई गुना अच्छा है वो भैंस का दूध ले। उसका औषधीय रूप में क्या उपयोग है, इसके लिए आयुर्वेद के जो ऋषि है, वो एक दिव्य दृष्टि वाले हैं। हर एक जंतु का, हर एक प्राणी का क्या-क्या उपयोगी है, वो उसको पता है। इसलिए उन्होंने हर एक का नहीं तो 8 पशु के क्यों लिखते हैं मूत्र का, 8 पशु के मल का क्यों उपयोग लिखते हैं, दूध का उपयोग क्यों लिखते हैं, तो दूध अवश्य ही उपयोगी है। कब लेना है और किसको लेना है, वो समझ लेना है। तो कब लेना है, तो एक तो वो भारी है, इसलिए कभी-कभी ले, या फिर बहुत शारीरिक श्रम करने वाले जो लोग हैं, वो जो मल्ल है, जो ये करते हैं मतलब कुश्ती वगैरह करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारा, वो ले सकते हैं। गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं। और जिसको नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी है, वो भी ले सकते हैं। औषधीय प्रयोग भी बहुत सारे किए गए हैं, तो तब उसका उपयोग होता है। ऐसा ही बकरी का समझे, ऐसा भी भेड़ का समझे, ऐसा ही मैंने बताया। तो ये आज के दिन हमने इतनी बात की, तो बहुत सारे गव्य की बात हमने आज समाप्त की। ऐसे ही गव्य को देखने की हमारी दृष्टि बने। कल से फिर शैक्षणिक विषय होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दशगव्य के बारे में बताइए, साथ-साथ में उसकी चिकित्सा का उपयोग, उसके प्रयोग, वो कैसे बनता है, उससे लेकर ये सब कुछ उसको बताइए, उसका प्रचार कीजिए। तो जितना आप ज़्यादा आयुर्वेद के ग्रंथों को जानते जाएँगे, हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में हम पढ़कर उसको आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ भी आते रहेंगे अभी कि अलग-अलग गव्यों के ऊपर अलग-अलग चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, अर्जेंसी क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं। साथ में कल से अभी हमारा जो ज्ञान सत्र शुरू होगा, वो ये विषय पर होगा वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर, तो अपने बच्चों को ये संस्कार कैसे दे सकते हैं। यहाँ गुरुकुल है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हम पंचगव्य उसको दशों-दश गव्य का ज्ञान प्रैक्टिकल भी देते हैं, साथ में आयुर्वेद भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, व्याकरण भी पढ़ाते हैं, न्याय दर्शन ऐसे सब विषयों का विषयवार अध्ययन कराते रहते हैं बच्चों को। तो उसी तरह से आपको अपने रूप से मतलब एक लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएँगे, लेकिन आप घर पे बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, आप भी वहाँ पर और किससे आपको दूर रखना है, मानस शास्त्र को कैसे समझना है, बच्चों को आहार-विहार, वो सभी शैक्षणिक बातें जो बच्चों की है, बहुत उपयोगी है। तो फिर से कल हमारी चैनल पर वो लाइव हो जाएगा, तो फिर से आप वहाँ पर आ सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। एक बात और थी कि गाय के घी की एक बात मैं बताना रह गई थी, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि गाय के घी के ऊपर जो रहता है उसको घृतमंड कहते हैं और उसका भी एक प्रकार बहुत ही उपयोग है, वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है और बहुत ही वो व्यवायी व्यपाशी है, मतलब कि वो बहुत जगह फैल जाता है, तो उसका नस्य भी बहुत काम का है। कुणाल बाई जो है जो बहुत अच्छा काम वो केवल वही नस्य एक ही चीज़ बना रहे हैं मेहनत करके, तो गव्य का नस्य किसी को चाहिए गाय के घी का तो उससे मँगवा सकते हैं, यही चैनल है उनकी, उसका नंबर भी हम शेयर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा उसका एक कांसेप्ट है कि गाय के घी को ढूँढ कर उसका फिर मंड ऊपर का वही वो लेकर फिर उसके शास्त्रीय रूप से उसके गुण देखे हैं, शास्त्रीय रूप की उसकी पद्धति है, उसमें क्या-क्या द्रव्य वीर्य के हिसाब से, विपाक के हिसाब से डाला जाए उसका भी लिस्ट है पूरा और फिर वो बनाते हैं। ये हम जो-जो अच्छी वस्तु लगती है, किसी का अर्क लगे, किसी का कुछ लगे, तो वो कहते हैं उसमें कोई कमीशन हमारा नहीं होता है, केवल एक मिशन के रूप में गो को बचाना है और उसके लिए जो सेवा हो सकती है, वो करनी है। इसलिए हम ये मिशन के रूप में कह सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी प्रकार का दबाव या फिर मिशन की कहीं बात नहीं है। वो एक प्रकार का प्रचार ये गव्यों का हो और सब लोग उसका उपयोग कर पाएँ, इसलिए हमने इसका उपयोग किया है नस्य का। वो बहुत ही अच्छा नस्य है। मस्तिष्क के रोगों में नींद नहीं आती है, उसमें बहुत ही लाभदायक वो नस्य होता है। ये सूक्ष्म नस्य इसलिए है क्योंकि घी के ऊपर का जो मंड है, वही उसके उपयोग करते हैं। तो ये एक विशेष पद्धति से ये आते हैं, तो इसका मैंने ज़िक्र करना मैं रह गया था घी के बारे में जब बात की तब। तो ऐसे ही बहुत सारी औषधियों को हम सीख कर बना सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं दशगव्यों के बारे में और बहुत सारी ऐसे भी सिखाते हैं प्रैक्टिकल,
जो यहाँ पर गव्य से, ये घी से कैसे आगे के औषधियाँ बनानी है, तो उसकी भी यहाँ पर शिविर होती है। तो आप भी कभी उस शिविर का लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। अलग-अलग विषयों पर हर 1 डेढ़ 2 महीने में एक शिविर यहाँ रहती ही है। तो गुरुकुल परंपरा में जैसे वो सिखाया जाता था, उस तरह की परंपरा का निर्वहन करते हुए, हम भी यहाँ पर ये ज्ञान की सरिता को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आपने आज 7 दिन तक ये सुना, तो अ, आपने भी इसका ज्ञान यज्ञ का लाभ लिया। अब आगे जाकर मैं फिर कहता हूँ कि वहीं पर आप आस-पास में जाकर या फिर गाँव के लोग को समझाकर माता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें, गव्य का उपयोग करें, औषधियों के रूप में और पशुओं का भी आप चिंतन करें, बकरी का, भेड़ का, उसका अतिशय उसको सूक्ष्म चिकित्सा के रूप में आज प्रतिष्ठित करें आयुर्वेद को। तो आज जगत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये चिकित्सा की है। आज इतनी महामारी है, इतने उपाय ही नहीं हैं, तो आयुर्वेद आज बचा सकता है। केवल हम क्षमता रखकर, आज हम समता रखकर, वो क्षमता से आप बाहर हम लोग आए, सीखे और सिखाए दूसरों को। इसमें हमने कोई ये नहीं रखा है, इसलिए आप भी दूसरों को जो पता है, वो बताएँ, ताकि हमने जो चरक ने नहीं बताया होता, तो हमको आज पता ही नहीं चलता, वाग्भट ने नहीं बताया होता, तो पता ही नहीं चलता। तो आप भी दूसरों लोगों की सेवा करें, दूसरों को बताएँ और ऐसे ही लाइन एक इन्फॉर्मल एजुकेशन की चले, ताकि बहुत जो सारे लोग गाँवों में बैठे हैं आज, आज कहीं नगरों के कोने में बैठे हैं, उसको भी पता चले कि क्या गव्य है, क्या उसकी महत्ता है, तो पूरे भारत में एक लहर ला जाए कि वो पूरे लोग उपयोग करने लगे इसका। तो ही हम आर्थिक रूप से भी उसका हम सद्धर हो पाएँगे, आर्थिक रूप से भी हम विदेशी जो हम चीज़ वस्तु है उसका बहिष्कार करके हम अपने पर सस्टेन गव्यों के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। तो ये भी एक उसका दृष्टिकोण है। तो ये आप ध्यान रखें, उसके ऊपर आप प्रचार-प्रसार करिए हमारा कार्य तो इतना था तब ये समझकर ये गुरुकुल की परंपरा का निर्वाहक के रूप में हमको एक समझकर आप भी वहाँ पर ये काम करें। आगे हमारे विषय गर्भ विज्ञान भी है, बालशाला भी है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो संस्कृति का संवर्धन करने के लिए है। इसलिए कल से फिर हम मिलेंगे। कल फिर मैं बता देता हूँ कल का विषय वैदिक पेरेंटिंग है, माता-पिता कैसे हम बन सकते हैं, बन तो गए हैं बायोलॉजिकल, तो अब उसको स्पिरिचुअल हम कैसे सांस्कृतिक रूप में हम कैसे बन सकते हैं, उसकी शिक्षा कल से 3 दिन तक चलेगी। उस वही ऐसा चलेगा तो 3 दिन तक आप भी उसमें जुड़ सकते हैं और फिर वाग्भट और चरक की जो कहीं पर अभी उतनी नहीं बात हो रही है, आयुर्वेद की तो बहुत जगह हो रही है, लेकिन जो प्रवर्तक है आयुर्वेद के, वो कहीं न कहीं हम उसको भूल गए हैं। तो इसको याद दिलाने के लिए फिर से चरक और सुश्रुत की चिकित्सा कथा या तो फिर स्वास्थ्य कथा, चरक और सुश्रुत की या तो फिर चरक और वाग्भट की, तो बहुत सारे ऋषियों को याद करेंगे हम। तो वापस हम 3 दिन के बाद कथा और कल से वैदिक पेरेंटिंग का आरंभ करेंगे। आपने सुना रहेंगे, आप अपने सुझाव या फिर कुछ भी आपके प्रश्न हैं, तो वो यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय धन्वन्तरि। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।